बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल आप लोग काफ़ी ज़्यादा नाम सुन रहे होंगे और हर जगह पे नज़र आ रहा होता है कि एनएफटी एनएफटी एनएफटी। दो किस्म की बातें इसमें आपको सुनने को मिलेंगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एनएफटीज़ आर दी वेव ऑफ द फ्यूचर और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और बहुत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। दूसरी साइड पे देखेंगे तो लोग ये कह रहे हैं कि इट्स अ कंप्लीट स्कैम, बिल्कुल फजूल चीज़ है, नहीं करना चाहिए। तो व्हाट्स द राइट आंसर? मैं पहले ब्रीफ जवाब दे देता हूँ, उसके बाद फिर एज यूजुअल तफसील बता दूंगा। NFC एज ए टेक्नोलॉजी, यस इट हैज़ सम न्यू स्टफ। इसके अंदर कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पहले नहीं देखी गई थी। इट्स नॉट ग्राउंड ब्रेकिंग, बहुत कुछ दुनिया फतह करने वाली बात नहीं है, बट इट हैज़ सम स्टफ दैट माइट बी यूजफुल इन द फ्यूचर। ठीक है, आर्ट वगैरह की साइड पे कहीं ना कहीं इसके कुछ फ़वाइद भी हैं, नो डाउट, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन इन द रियल वर्ल्ड जिस तरीके से ये इस्तेमाल हो रही है आजकल, दैट इज़ अ स्कैम। ठीक है, दैट इज़ द समरी। मैं आपको तफसील थोड़ी सी बता देता हूँ। उसके लिए पहले ये समझने की ज़रूरत है कि NFT है क्या चीज़। तो नाम को थोड़ी देर के लिए छोड़ें और ये देखें कि फ़र्ज़ करें आपने एक पेंटिंग बनाई, बड़ी अच्छी सी पेंटिंग आपने बनाई, और आपने कहा कि इन द रियल वर्ल्ड, ठीक है, कागज़ लेके उसके ऊपर आपने पेंटिंग बनाई है और आप चाहते हैं कि अभी किसी बंदे को बेचें। अब आपने उसको पेंटिंग बेच दी, ठीक है, पेंटिंग है ना, उसको देख के कोई और वैसी ही पेंटिंग भी बना सकता है। आपने क्रिएटिविटी से बनाई थी, किसी और बंदे ने उसको देख के एग्जैक्ट वैसी पेंट स्ट्रोक्स करके दूसरी पेंटिंग भी बना दी। ठीक है, अब जिस बंदे ने आपसे खरीदी थी वो कहता है भाई ये बड़ा मशहूर आर्टिस्ट है, इस आर्टिस्ट से मैंने खरीदी हुई है। तो जाहिर बात है, एक ओरिजिनल मशहूर आर्टिस्ट से चीज़ अगर खरीदी हो तो वो मशहूर होती है। मोनालिजा अगर मैं पेंट कर दूंगा बैठ के तो उसकी वो वैल्यू नहीं होगी जो कि एक्चुअल जो मोनालिजा मशहूर है उसकी वैल्यू है। ठीक हो गया। तो जिस बंदे ने मुझसे खरीदी है, जिस बंदे ने सॉरी आपसे खरीदी है, वो ये कहता है कि भाई मेरे पास कोई सबूत होना चाहिए कि मैंने ओरिजिनल आर्टिस्ट से ये चीज़ खरीदी है और ये दूसरी जो है ये फेक है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, एक कागज़ लिखते हैं कि हाँ जी मैं फ़लाना आर्टिस्ट हूँ, ये मेरा दस्तखत है, ये मैं वगैरह वगैरह वगैरह, ये मेरी तफसीलात है, इस तारीख पर मैंने ये पेंटिंग बनाई थी, इस बंदे को मैंने ये चीज़ पेंटिंग बेची है। ठीक है जी, आप उसको साइन सील करके उसको पकड़ा देते हैं। उसके पास रसीद भी होती है और पेंटिंग भी होती है। अब तो वो जो फेक वाला होता है उसके पास ये रसीद नहीं होती। ठीक हो गया जी। तो फ़ायदा उससे क्या होता है कि अगला बंदा जब उस चीज़ को बेचेगा और आप चूंकि मशहूर आर्टिस्ट हैं, तो कोई थर्ड पार्टी जब इस सेकंड पार्टी से खरीदेगी तो वो कहेगी हाँ जी इसने जेन्युइन चीज़ ही ली हुई है। ठीक है, तो जो मशहूर पेंटिंग्स होती हैं इसको कहा जाता है प्रोवेनेंस। हमारे CS के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसको प्रोवेनेंस कहा जाता है कि चीज़ कहाँ से आई थी, फिर कहाँ गई, फिर कहाँ गई, फिर कहाँ गई, पूरा का पूरा चेन अगर एस्टैब्लिश होगा तो उस पीस ऑफ आर्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक हो गया जी। ओके, ये एक साइड पे बात हो गई। दूसरी जो चीज़ है कि वो जो फेक वाला था उसके पास अब चूंकि रसीद नहीं है तो ही और शी माइट बी एबल टू सेल इट फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन वो एज अ फेक ही सेल करेंगे, एज अ जेन्युइन नहीं सेल कर सकते। ठीक है, दिस इज इन द रियल वर्ल्ड। अब कंप्यूटर में जब आप आ जाते हैं तो आपने एक JPG ली, ठीक है, आपने कहा ये मेरी आपने आर्ट बनाया, डिजिटल आर्ट, आपने किसी बंदे को अगर बेचना है तो अगेन वही मसला है कि वो कहेगा भाई मैं कैसे कहूँ कि ये ओरिजिनल किसी बंदे की तरफ से आया है। ठीक है, तो ये जो बात है कि आपके पास एक चीज़ है जो कि आपने पेंटिंग बनाई हुई है, वो तो आप JPG फाइल है, PNG फाइल है, आप भी सेव करें, अगला बंदा भी सेव करे, डाउनलोड करें, स्क्रीनशॉट करें, सब कुछ हो सकता है। ठीक हो गया जी। लेकिन वो साथ एक रसीद चलेगी। तो रसीद जो है वो कैसे आप कंप्यूटर के अंदर इंश्योर करें कि वो मैंने ही बनाई है चीज़ और मैं वो रसीद दूसरे बंदे को दूँ और वो रसीद फिर तीसरे बंदे को दे सके। तो इसके लिए आपके पास ब्लॉकचेन इज एसेंशियली अ पब्लिकली नोन डाटा स्टोर विच इज़ काइंड ऑफ टैम्पर प्रूफ। तो उसके अंदर ये बात लिख दी जाती है कि ये इस बंदे ने बनाई थी और इस बंदे को बेची है। तो ये रसीद जो है ब्लॉकचेन के ऊपर चलती है। वो इमेज जो है, जो एक्चुअल इमेज आपने बेचा है, दैट इज सेपरेट फ्रॉम द ब्लॉकचेन। ठीक है, जिन लोगों को ब्लॉकचेन का नहीं पता उसकी तफसीलात किसी और जगह पे देख सकते हैं, बट यूं समझें कि पूरे इंटरनेट पे ऐसी एक दीवार है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये चीज़, ये पेंटिंग, ये JPG, ये इमेज, ये इस बंदे ने बनाया था और इस बंदे को बेचा है। हर बंदा जाके ये इन्फॉर्मेशन रीड कर सकता है। तो वो एक किस्म की रसीद होती है जो कि हर बंदा पढ़ सकता है। ठीक हो गया। तो ये जो कंप्यूटर साइंस के अंदर, मैं थोड़ा सा तफसील इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ आए कि NFT एक्चुअली है क्या चीज़। वो जो इमेज है जो मैंने इस बंदे पे बेचा है, PNG का इमेज या JPG का इमेज, वो इमेज NFT नहीं है। उस इमेज के अगेंस्ट एक रसीद बनेगी जो कि इंटरनेट के ऊपर ब्लॉकचेन के अंदर लिखी जाएगी कि मैंने ये फलां वाला इमेज जो है इस बंदे को बेचा है, वो रसीद NFT है। अब NFT समझने क्या होता है, टोकन, टोकन कहा जाता है रसीद को। ठीक है, कि आप टोकन से देते हैं ना, नादरा के लिए अप्लाई करते हैं, कहीं पे अप्लाई करते हैं, वो आपको एक टोकन से दे देते हैं, तो टोकन रसीद को एसेंशियली यहाँ पे कहा जाएगा। तो NFT नॉन फंजेबल टोकन्स। तो टोकन क्या है, वो रसीद है। तो रसीद जो है दैट इज ऑन द ब्लॉकचेन, पब्लिकली अवेलेबल, एवरीबडी कैन सी, नोबडी कैन चेंज इट अनलेस थ्रू रूल्स। ठीक हो गया। नॉन फंजेबल का क्या मतलब है? फंजेबल वो चीज़ होती है जो कि रिप्लेस हो सकती है। आप गए दुकान से अंडे लेने के लिए, आपने एक अंडा उठाया, आपसे गिर के टूट गया, आपने कहा हो ये तो टूट गया, चलो मैं तुम्हें दूसरा ला के दे देता हूँ। आपने दूसरे दुकानदार से ला के इसको पकड़ा दिया कि लो जी पकड़ो। ठीक है,
इट्स रिप्लेसेबल, दैट इज फंजेबल। नॉन फंजेबल का मतलब है कि चीज़ की अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है जो कि उस जैसी दूसरी में नहीं होगी। ठीक हो गया? आपने एक बैट खरीदा जिसके ऊपर लेट्स से किसी बहुत फेमस बैट्समैन के दस्तखत हुए हैं, ठीक है, वो आपसे टूट गया, यू कैन नॉट रिप्लेस दैट बैट, इट्स नॉन फंजेबल। ठीक हो गया? अब यहाँ पे आपके पास क्या सिचुएशन है, एक नॉन फंजेबल चीज़ है, एक ऐसा इमेज है जो कि मैंने बनाया या आपने बनाया है, वो दूसरा इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि मैं दूसरा बनाने पे तैयार नहीं हूँ, और कोई और बनाएगा तो वो फेक होगा, वो मेरी बनाई हुई चीज़ नहीं है, इट्स नॉन फंजेबल। और टोकन जो है उसका ब्लॉकचेन के ऊपर लिखा होगा कि ये मैंने किस बंदे को बेचा, दैट इज नॉन फंजेबल टोकन। तो यहाँ तक जो बात है, इफ यू यूज इट फॉर दैट पर्पस, इट्स अ गुड थिंग। कोई आर्टिस्ट अगर चीज़ बनाता है, वो रसीद आगे दे सकते हैं अगले बंदे को, रसीद जो है पब्लिकली हर बंदे को अवेलेबल होगी, वो जाके किसी जगह पे लाइब्रेरी में जाके ढूंढनी नहीं पड़ती, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारे फायदे हैं। कल को उसके अंदर एक फ़ायदा ये भी है कि अगर पार्टी 5 पार्टी 6 को चीज़ बेचती है तो आप उसके रूल के अंदर ये डाल सकते हैं कि हर दफ़ा बिकने पर चीज़ ओरिजिनल आर्टिस्ट को थोड़ी थोड़ी रॉयल्टी, थोड़े पैसे उसको मिलते हैं, ऑल गुड थिंग्स। यहाँ तक वो बात थी विच इज़ NFT अच्छी है, कैसे काम करती है, उसके इंटरनल्स के अंदर जाके समझना भी चाहिए कि वो किस तरह काम करती है। स्पेशली DCS के जो लोग हैं उनको आना चाहिए कि ये डाटा स्टोर किस तरीके से काम करता है, NFTs जिन टेक्नोलॉजी पे काम करती है वो किस तरह काम कर रही हैं। दैट्स अ गुड थिंग। अनफॉर्चुनेटली, एंड दिस इज द सेकंड पार्ट, कि आपके पास जिस तरीके से NFTs आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली 180 डिग्रीज पे। होता क्या है कि एक बंदा आया हु इज नॉट इवन एन आर्टिस्ट, ठीक है, आर्टिस्ट है भी नहीं, उसने किसी आर्टिस्ट को वो किया, हायर किया या वॉट एवर, उन्होंने एक इमेज बनाया। अब ये इमेज बना लिया, ये इमेज मैंने जाके अपने लोगों को कहना शुरू कर दिया कि ये इमेज है, बड़ा प्यारा इमेज है और ये कल को बड़ा अच्छा बिकेगा। ये देखें, बात यहीं से गलत शुरू हुई है। कल को ये चीज़ बड़ी अच्छी बिकेगी इसलिए ले लो, इसलिए नहीं कि आपको इमेज पसंद है, इसलिए नहीं कि आपको वो पेंटिंग या वॉट एवर द थिंग इज वो आपको पसंद है, वो नहीं, इसलिए क्योंकि कल को ये बड़ा अच्छा बिकेगा, ये खरीद लो, बस मैं बेच रहा हूँ, ये ले लो और बस ये ज़बरदस्त बिकने वाला है कल को। ठीक है, आपने जाके देखा कि यार ये तो बड़ा मशहूर बंदा है और ये बहुत सारे लोगों को कह रहा है और हर बंदा खरीदने के लिए तैयार बैठा है, चलो मैं ले लेता हूँ, मैं किसी को बेच दूंगा। सो हेयर्स हाउ दिस वर्क्स, इसको तवज्जो से समझे, ये आपको लाइफ में भी काम आएगी, NFTs के अलावा भी। सो दिस इज पर्सन ए जिसने ये चीज़ बनाई है, वो बेच रहा है, उसने 4 लोगों के ऊपर ये चीज़ बेच दी। ठीक है जी, इन 4 ने क्यों खरीदी है? इसलिए नहीं कि उनको वो चीज़ पसंद है, इसलिए बिकॉज दे थिंक दे कैन सेल इट, ठीक है, एट अ प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए उन्होंने चीज़ खरीदी। सही हो गया, ये बंदा लेके निकल गया साइड से, इसने तो अपने 4 चीज़ें बनाई थी ना, उसने बेच दी, बल्कि उसने तो फ्री में बनाई थी, इनको बेच दी। लेट से इन्होंने $1000 की खरीदी है, ये अमाउंट भी मैं कम बता रहा हूँ, इससे बहुत ज़्यादा मैं NFTs बिक रही है जिनको पता है। सो $1000 की NFT मैंने खरीदी, मैंने क्यों खरीदी? बिकॉज आई थिंक मैं इसको 1200 में बेच सकता हूँ आगे। अब इस एक पहले इन 4 में से पहले बंदे को पकड़ लें, इसने आगे 4 लोगों को ढूंढना है ताकि वो सारे के सारे कह सकें कि हाँ जी ये 1200 का है, ताकि 5वां बंदा आके 1200 में खरीद भी ले। कहा किसी तरह बनता है ना, अगर मार्केट में कोई चीज़, कोई मोबाइल 10,000 रुपए का बिक रहा है तभी कोई 10 का लेगा। अगर सारी मार्केट में वो 500 रुपए का बिक रहा है और कोई आप जाके उसको कहेंगे ये 10,000 का खरीद लो, कोई भी नहीं खरीदेगा। ग्राहक जब रेट लगाएंगे उसकी वैल्यू लगेगी, फिर वो चीज़ बिकेगी। तो इसने भी 4 लोगों को ढूंढना है, स्टिल गुड, हो सकता है ये भी आगे बेच दे। अब ये सारे लोग ये समझ रहे हैं कि हाँ भाई ये चीज़ 12,000 की बिक रही है, ठीक है, या 1200 की बिक रही है। अब सारे लोग ये समझ रहे हैं, लेकिन ये चीज़, ये देखें, ये ट्री बन रहा है। जिन लोगों ने कंप्यूटर साइंस पढ़ी आपको पता होगा कि ट्री के आगे ये जिस तरीके से जनरल ट्री जब आप बनाते हैं तो जो बिल्कुल आखिरी नोड बनता है ना, जो आखिरी लोग होते हैं, 1 से 4 बने, 4 से 16, 16 से वट एवर, ठीक है, 64 वट एवर, वो बने, और जो आखिरी वाली बिल्कुल जो लेयर बनती है वो सबसे ज़्यादा लोग होते हैं। और ये वो लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं, इन्होंने चीज़ इस उम्मीद पर ख़रीदी है कि हम कल को जाके इसको बेचेंगे, लेकिन अब बेचने वाले और लोग नहीं होंगे। अगर कहीं और लोग होंगे तो फिर वो अगली लेयर बन जाएगी, वो और भी इनसे ज़्यादा होंगे, वो बेचने वाले नहीं होंगे। ठीक है, शॉर्ट समरी क्या है कि पीपल बाय इट बिकॉज दे वांट टू सेल इट फर्दर ऑन। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये लेयर में आप डीप जाते जाते हैं, इसकी प्राइस चढ़ती जाएगी क्योंकि हर बंदा प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो वो एक जगह ऐसी आ जाएगी जिसमें अब आपको और लोग नहीं मिलेंगे जो कि कहें कि हाँ जी ये मैं 12,000 की खरीदता हूँ। ठीक है, तो ये जो आखिरी बहुत सारे लोग होंगे ना, ये सारे के सारे उस इमेज को लेके बैठ जाएंगे और आप कहेंगे किसको बेचें। जो लोग खरीदने वाले थे वो तो ऊपर की लेयर्स में गुजर चुके, वो तो इनसे खरीदने नहीं लगे, उन्होंने तो अपना प्रॉफिट ले लिया, साइड पे हो गए। इनके बाद वाले जो लोग हैं वो कन्विंस्ड ही नहीं है कि ये चीज़ बड़ी अच्छी है। वो जो ओरिजिनल आर्टिस्ट था ना, वो इतना मशहूर तो नहीं है कि 4 वास्तों के बाद भी आप कहें कि वो बड़ा मशहूर है। ठीक है, अनलेस कि कोई बहुत मशहूर फेमस आर्टिस्ट है, वो एक अलग बात है, वो पहले हम कर चुके पार्ट 1 में बात। यहाँ पे अब जो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये चीज़ें पड़ी हैं, वो किसी को बेच नहीं सकते। ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको कहा जाता है पिरामिड स्कीम। अगर आप लोगों को अभी तक पिरामिड स्कीम का नहीं पता, पिरामिड स्कीम्स जाके देखें क्या होता है। देर इलीगल, इस तरह नहीं कि हो ये तो बड़ी बुरी बात है, आप तो लोगों को धोखा दे रहे हैं। देर इलीगल। प्रॉब्लम यह है कि ब्लॉकचेन के ऊपर ये चीज़ एनफोर्स्ड ही नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है। ठीक है, दोबारा समरी बता देता हूँ, समझें क्या मसला है। पहले बंदे ने चीज़ खरीदी,
या बनाई या व्हाटएवर, और उसने लोगों को बेचा ये कह के कि तुम इसको प्रॉफिट पे बेच लोगे। देखें सारी चीज़ में बात क्या हो रही है, प्रॉफिट 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 की बात हो रही है। एक्चुअल इमेज जो है, एक्चुअल आर्ट की बात नहीं हो रही कि ये आर्ट ओरिजिनल जो NFT मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसमें आर्ट की बात थी ना, यहाँ पे आर्ट की बात नहीं। इसमें ये कि ये इमेज खुदा करे जिस भी चीज़ का है, ठीक है। आपने एग्जांपल्स देखी होंगी, मिसाल के तौर पे ये एक एग्जांपल देख लें, ये व्हाट इज दिस, मतलब व्हाई वुड एनीबॉडी बाय दिस इफ दे डोंट थिंक ये आगे सेल होगा, ठीक है जी। सेल करने के लिए बाय कर रहे हैं, वरना ये इमेज तो इस किस्म के करोड़ों इमेजेस आपको, लिटरली करोड़ों इमेजेस इंटरनेट के ऊपर फॉर फ्री मिल जाएंगे। यू आर ओनली पेइंग मनी फॉर दिस बिकॉज यू वांट टू सेल इट, ठीक है। और NFTs की आजकल ये बात चल रही है, इसी वजह से मशहूर भी है कि आई सेल इट एंड आई गेट रिच। तो ये जो पिरामिड स्कीम बनती है, पहला बंदा 4 को ढूंढता है कि 4, अब मैं अल्फाज इस्तेमाल कर लूंगा उसको जरा समझ लेंगे। पहला बंदा 4 बेवकूफ़ ढूंढता है कि जो मुझसे ये चीज़ ले लें। वो 4 जो है 16 बेवकूफ़ ढूंढते हैं, वो 16 64 बेवकूफ़ ढूंढते हैं, और 64 बेवकूफ़ों को आगे फिर जितने भी होते हैं समहा 1000 किस्म के जो बेवकूफ़ हैं वो मिलते नहीं हैं, और ये 64 बेवकूफ़ उस चीज़ को लेके फिर इस तरह हाथ मलते रह जाते हैं और पैसे गए। क्योंकि आखिर में वो चीज़ जो है वो तो सिर्फ एक रसीद है ना, आपने इससे ख़रीदी थी, उसकी अपनी कोई वैल्यू तो है नहीं। तो जब वैल्यू ख़त्म, पैसे भी ख़त्म, गाहक ख़त्म, पैसे भी ख़त्म। जो इतना मशहूर हो रही है ना चीज़, उसको भी अब ज़रा समझ लेंगे किस तरह होता है। बहुत सारे स्कैम से आपको बचने में मदद मिलेगी इसमें। NFTs मशहूर इसलिए हैं क्योंकि जो लोग वो ऊपर टॉप ऑफ द वो है ना, वो कौन लोग हैं जिनके ट्विटर के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स हैं, ठीक है, जिनके इंस्टाग्राम के ऊपर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, जिनके मशहूर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो बड़े मशहूर हैं। और वो जब बात करते हैं तो लोग कहते हैं यार इतना मशहूर इन्फ्लुएंसर है, ये बात कर रहा है तो ज़ाहिर बातें करते होंगे। और होता भी है कि उस पहले एक बंदे को चाहिए सिर्फ 4 बंदे, और उसके हैं मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। तो बहुत सारे लोग आके कहते हैं हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो। कहता है नहीं 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 नहीं, ये बड़ी कीमती चीज़ है, मैं नहीं देता, सिर्फ इन 4 को दूंगा। वो उन 4 को दे देता है और खुद साइड पे हो जाता है। वो 4 भी काइंड ऑफ मशहूर होते हैं, उसके डायरेक्ट लिंक्स के साथ होते हैं, उनके भी फॉलोअर्स होते हैं, उतने नहीं होते लेकिन होते हैं। तो वो चीज़ जो है हाइप क्रिएट करते हैं कि हाँ जी देखो मैंने खरीदी थी चीज़ और मैंने वाकई बेची इतने में, वाकई ये चीज़ प्रॉफिट कर रही है। वो हाइप बनती है। वो जो आखिरी 64 होते हैं ना, वो बेचारे वो लोग होते हैं जिनको कोई जानता ही नहीं है। ट्विटर पर उनके 10 फॉलोअर होते हैं, ठीक है जी, और इंस्टाग्राम के ऊपर उनके 50 फॉलोअर होते हैं। और वो बैठे होते हैं, जब वो उनके ऊपर कहते हैं चूना लग जाता है ना, वो बैठे होते हैं, वो शोर मचा मचा के पागल हो जाते हैं, उनको कोई जानता ही नहीं है। तो उनकी मशहूरी नहीं होती है, वो जो प्रॉफिट लेने वाले होते हैं वो मशहूर हो जाते हैं। पिरामिड स्कीम में यही होता है कि जो लोग प्रॉफिट ले रहे होते हैं वो मशहूर होते हैं, वो वोकल होते हैं। जो आखिरी लोग होते हैं जिनका सारा कुछ लूट जाता है, तबाह बर्बाद हो जाता है, वो तो वैसे भी सड़कों में सड़क छाप हो जाते हैं, तो उनकी बात कोई नहीं सुन रहा होता। इसलिए शॉर्ट समरी, NFTs आर अ गुड टेक्नोलॉजी। सीखें कैसे काम करती है, उसके ऊपर प्लेटफॉर्म्स भी बनाएं। मे बी इन द फ्यूचर दे विल लीड टू समथिंग रियली रेडिकल। एट द मोमेंट देर अ गुड थिंग, नॉट ग्रेट। सीखें, अच्छी बात है। इन्वेस्ट मत करें, डू नॉट स्पेंड मनी ऑन NFTs। मैं ब्लॉकचेन के बारे में कहता हूँ कि इसमें पता नहीं अच्छी है कि नहीं है, वो मैंने और बड़ी टॉक्स में बात की भी है। बट NFTs के अंदर पैसा डालना, इट्स अ स्कैम, यू लूज योर मनी। आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, ठीक है जी, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस ऑब्वियसली, लेकिन यू लूज योर मनी, ठीक है। बाकी सीखना चाहते हैं NFTs किस तरीके से काम करती है, मेरे कोर्स भी है, मैं लिंक डाल दूंगा। फ्री कूपन वाली कहानी आप लोगों को पता है, वो करना चाहें वो भी कर सकते हैं, आई शेयर द कूपन विद यू। लेकिन सीखें सही, इन्वेस्ट मत करें, पैसा मत लगाएं, टाइम लगाएं इसके अंदर।